नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज फील द थ्रिल में हम बात करेंगे कि जब न्याय के रखवालों को ही बंधक बना लिया जाता है। आप समझ गए होंगे, अब बात बंगाल की करेंगे। लेकिन जब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट को जगना पड़े, ऐसा नहीं है कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर पहले बातें नहीं हुई, पर पहले होती थी पॉलिटिकल पार्टीज की बात। पहले पॉलिटिकल पार्टी उसको निशाना बनाते थे और उसको हम चुनावी बात कहते थे और उसके साथ राष्ट्रपति शासन की बातें आती थी। लेकिन इस बार जब निशाने पे खुद न्यायपालिका हो, इस बार जब 5 घंटे तक डीएम एसपी नहीं पहुंचे ऐसे हालात में मालदा में, तब सवाल उठते हैं न्यायपालिका पर, लॉ एंड ऑर्डर पे। और वो सवाल जब हाईकोर्ट के सीजेआई सीधे फोन करते हैं, जब कंट्रोल हाथ से निकल जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीजेआई को, सूर्यकांत जी को, और फिर वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है। और मजे की बात यह है कि वहां की सरकार ये कहती है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये बीजेपी ने कराया है। और जिस तरीके के आपने हालात देखे, तस्वीरें देखी, किस तरीके से वहां पर गाड़ी पर चढ़कर लोग बयानबाजी दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण कर रहे हैं और सरकार सोई पड़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ बंगाल में चल रहा है। लेकिन बिना लाग लपेट, सीधी बात, मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज उन एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, ये हालात क्यों पैदा हुए और आगे ऐसे में क्या हो सकता है। क्योंकि चुनावी बात हम जरूर करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले इन हालातों पर और वहां रह रहे 7.5 करोड़ जो वोटर्स हैं, जिनके लिए ममता दीदी कहती हैं कि अगर मैं नहीं होती तो एसआईआर से 5 करोड़ वोट कट जाते, इन तमाम मुद्दों पर आज डिटेल चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। पूरी तस्वीर बिना लाग लपेट आपको दिखाई जाएगी और आपने जो सवाल मुझे भेजे हैं वो सारे सवाल आज मैं यहां पर मुखर तरीके से रखने वाली हूं। मेरे साथ एडवोकेट प्रदीप शर्मा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरे साथ विश्वेंद्र कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गलियारों से आज पूरी खबरें लेकर आएंगे, बताएंगे हमको पॉलिटिकल गलियारों से। और मेरे साथ दिनेश सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले प्रदीप सर, आप ये बताइए, अभी तक जब बात होती थी कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, मतलब आरजी कर से लेकर लॉ कॉलेज में जो कुछ हुआ सब कुछ हुआ, लेकिन हर बार उसको पॉलिटिकल एजेंडा बीजेपी का बता दिया गया। चुनाव की बातों से पहले सबसे पहले आप बताइए कि 7 जुडिशियल ऑफिसर वहां पर मालदा के लोगों की परेशानी, जिनके वोट कटे, जिनकी परेशानी, उनको सुनने गए और उनको बंधक बना लिया गया। कैसे देख रहे हैं सर इसे? आदित्य जी, लॉ इस पे बड़ा क्लियर है। पहली बात तो ये है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स वहाँ पर गए थे वो ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर थे जी। उनको सरकार ने एक जिम्मेवारी दी थी, वो अपनी जिम्मेवारी का, अपने काम को पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस पे गए हुए थे। अब आप देखिए कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, अदरवाइज भी अगर हम बात करें, जुडिशियल ऑफिसर एक मुद्दा है, वो तो है ही है, लेकिन अदरवाइज भी बात करें तो लाइफ एंड लिबर्टी इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। आपकी जान माल की रक्षा, आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा करना और दूसरे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब स्टेट का काम है। ये मुद्दा ख़ास तौर पे इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक ऑफिशियल जो अपना ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, जिसको कि सरकार ने एक पर्टिकुलर काम दिया है, उसके काम में आप इनडायरेक्टली जाकर और उसको बंधक बनाकर, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सेंड ए मैसेज अक्रॉस कि आप ये बताना चाहते हैं कि हम फोर्स को यूज़ करके और आपको कुछ भी करने के लिए बाध्य कर देंगे। इसका प्रोविज़न है, लॉ के अंदर प्रोविज़न भी है। अगर आप किसी भी सरकारी ऑफिसर को अगर उसके काम करने से रोकते हैं, देयर आर प्रोविज़न्स। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि क्या, और ये पहला, अगर मैं बोलूं कि ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है। अगर हम बंगाल की बात करें तो इससे पहले ईडी गई, ईडी के ऊपर अटैक हुआ, उससे पहले एनआईए की टीम गई, उसके ऊपर अटैक हुआ, उससे पहले सीबीआई की टीम गई, उस पर अटैक किया, ये चौथा इंसिडेंस है। उससे पहले आरजी कार का इंसिडेंस आपको बड़े अच्छे से याद है। तो बेसिकली इन ए नटशेल अगर हम बात बोलें तो चरमरा गई है सारी की सारी व्यवस्था। बिल्कुल सर, एक बात बताइए विश्वेंद्र जी, मतलब बिहार को कहा जाता था कि खुल्लम खुल्ला बंदूकें तलवारें निकलती हैं, हमने वहां भी एसआईआर हुआ, वहां हमने ऐसा कोई सिनेरियो नहीं देखा, वहां भी जुडिशियल ऑफिसर्स गए, लेकिन ऐसा क्या है बंगाल में?
इतनी हिंसा, और इस बात का कि अगर आप कोई सुनेगा नहीं तो आपको बंधक बना लेंगे, इस हद तक का ताकत कौन देता है सर? क्योंकि अल्टीमेटली प्रदीप सर ने कहा कि जिम्मेदारी तो लॉ एंड ऑर्डर की अभी तो सरकार की है ना, जब तक सरकार है, तो कैसे करेंगे सर इसको? देखो अदिति नागर जी, दुर्भाग्य है देश का इस समय, हम बहुत ही अच्छी पोजीशन पर दुनिया में पहुंच रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम बिहार की जब तुलना किया करते थे बहुत पहले, बिहार उत्तर प्रदेश में घटना हुआ करती थी, लेकिन आज चुनावी घटनाएं और जिसमें खून खराबा हुआ करता था, लेकिन वो छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश भी, बिहार भी, और एक सही सम्मानजनक रास्ते पर आ चुके हैं, जिससे देश की छवि सुधरती है। पश्चिम बंगाल में आज भी, अब पिछले कुछ चुनाव उठा लीजिए, इतने खून खराबे और इतनी मौतें हो रही है, बहुत दुख का विषय है। इसमें जो स्थितियाँ ये पैदा हो रही है, इसके लिए कानून जो वहाँ का है, जो सरकार वहाँ बैठी है, वहाँ का प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, वो किसी एक वर्ग को सपोर्ट करने का साफ साफ काम कर रही है। और वहाँ जो अधिकारी गए थे, वो न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एसआईआर जो देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको स्पष्ट तौर पर सामने आए क्या है, कहाँ लोग गलत है, कहाँ लोग सही है चुनावी अंकगणित में। अच्छा, एक गैप आया है सर, मैं चाहूंगी तीनों, अगर फर्ज कीजिए हम एक बार दूसरे तरफ के लोगों की बात सुनते हैं, वहां के लोग इस बात से नाराज थे, अब उनको किसी ने पीछे से क्या कहा एक बार उसको छोड़ देते हैं, वहां के लोग इस बात से नाराज थे कि हमारा वोट कटा, हमें बात करनी है उन अधिकारियों से, उनको बाहर बुलाया जाए। हालात हाथ से निकल गए कि उनको बंधक भी बना लिया, लेकिन हो सकता है वो वास्तविकता में पीड़ा में हो सकता है चुनाव सिर पर हो और उनको एक गुस्सा नाराजगी इस कदर आ गई हो कि हमारे तो वोट ही काट दिए गए। तो क्या एक दूसरा एंगल भी है प्रदीप सर, कि कोई इसका कोई रास्ता होता था कि उनकी बात सुनते, कहीं वास्तविकता में उनके वोट कटे हों? अदिति जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन रेज किया कि हो सकता है उनका कंसर्न जेन्युइन हो, लेकिन मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि क्या हिंसा का जवाब हिंसा है? आप क्या कौन से लॉ ने, हम देखिए एक संविधान के हिसाब से चलते हैं, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये प्रोवाइड नहीं करता हमें, अगर हमारे पास कोई, आप, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, मकान के किराएदार को भी बिना प्रक्रिया को पूरा किए आप वहां से अपना मकान खाली नहीं करा सकते, चाहे आप बेशक उस मकान के मालिक हो। तो एक लॉ में प्रोविजन है, अगर आपका है, कोर्ट्स बैठी हैं, अगर माना कि सरकार का कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, माना एक सरकार दूसरी सरकार, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ये नहीं कि जो आदमी काम करने जाए, जो सरकारी अफसर है, उसका आपसे इंडिविजुअली तो कोई लेना देना है नहीं। आप जा रहे हैं काम करने, आपने तो उनको बंधक बना दिया, वो अपना काम कैसे करेंगे ये बताइए। आप एक साइड सोच रही हैं, अब मैं दूसरी क्वेश्चन एक अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ। नैरेटिव ये है कि इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार के कहने पर डीजीपी को बदला है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और क्यों वहां पर डीएम नहीं पहुंचा 5 घंटे, क्यों वहां पर कलेक्टर और एसपी नहीं पहुंचे 5 घंटे में? तो फिर वो जिम्मेदारी क्या उस समय डीजीपी की थी? क्या वो नए डीजीपी को भी जो किया है, जो कि सीजेआई ने वहां पे कॉल ऑन किया है कि बताइए कौन जिम्मेदार है? आपको एक बात बता दें कि हमारा जो सिस्टम है वो लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और चौथे फिर आप हैं। तो 4 ये संस्थाएं हैं जिनके ऊपर देश चलता है, देश का संविधान को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर जुडिशियल ऑफिसर को अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना हो, उसके बारे में कोई एक्शन कराना हो, तो वो किससे संपर्क करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट, उन्होंने कोशिश किया चीफ सेक्रेटरी को कांटेक्ट करने का, वो कांटेक्ट नहीं चीफ सेक्रेटरी को, उससे पहले उन्होंने होम सेक्रेटरी तो बाद में आए, चीफ सेक्रेटरी तो बेसिकली सारी स्टेट का, तो होम सेक्रेटरी आल्सो वर्क्स अंडर हिम। ही ट्राइड टू कांटेक्ट द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट बट ही फेल्ड, ही कुड नॉट। तो आप एक बात बताइए कि क्या एक चीफ जस्टिस, जिसे अगर अपनी बात कहनी है तो पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, कि वो किसको कहेगा? एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो नियुक्त है इसके लिए, जो गवर्नमेंट को संविधान ने जो पावर्स दे रखी है, उसके हिसाब से अगर मैं कांटेक्ट करना चाह रहा हूं कि ये स्थिति है, आप इसमें एक्ट कीजिए, मैं फेल हो रहा हूं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, तो आप बताइए अगर मेरा ये हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा? हम क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं इसके मतलब से? सर, सोर्सेस के माध्यम से तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आई थी, अब तो सब जगह है, ओपन फोरम पे है,
डीजीपी के लगाने के पीछे का मकसद ये था कि ये इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन चुनाव के आसपास बात आ जाती है, तो 50-50 गुंडे हर जेल से बाहर आते थे और वो हिंसा फैलाते थे, खास तौर पे बीजेपी सेंट्रिक वोटर्स और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के। तो डीजीपी को बदलने की मंशा ये थी कि वो गुंडे बाहर ना आए। आप यही मानते हैं या इसके पीछे की मंशा कोई और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी कि इलेक्शन कमीशन ने आते ही डीजीपी बदल दिया और उसको, इस इंसिडेंट को मालदा के इग्नाइट किया? देखिए आदित्य जी, ऐसा है कि जैसे मुझसे पहले विद्वान वक्ताओं ने अपने तरीके से सब बातें बढ़िया बताई, तो देखिए आपने जैसे बेहतरीन प्रश्न किया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। जैसे कि 2021 के चुनाव को हम लोग लें या उसके बाद की जैसे परिस्थिति, मैं थोड़ा दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। 2021 का जो चुनाव था तो उस टाइम पे काफ़ी समय तक अमित शाह जी ने वहाँ पर कैंपिंग करने का काम किया, और उस टाइम पर ये होता था कि जब जैसे जहाँ पर वो कैंपिंग कर रहे तो उसी के आसपास में कुछ ना कुछ घटनाएं होती थी, और फिर क्या होता था कि वहाँ की लोकल पुलिस जो थी वो पूरे तरीके से और प्रभाव में ममता जी के काम करती थी और उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता था, और उसकी पुनरावृत्ति बार बार देखने को मिलती थी। तो बाद में उसको लेकर के बाद में सीआरपीएफ और मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उनकी तैनाती की जाती थी, और खुलेआम उनके पिकेट के नज़दीक आकर के उनको सुना करके बोला था कि ये लोग बंदूकें लेकर के 4 दिन के लिए खड़े हुए हैं, ये जब जाएंगे यहाँ से उसके बाद करने क्या काम करेंगे। फिर संदेश खाली का एग्जाम्पल सामने है, और जैसे अन्य मुर्शिदाबाद जैसे वहाँ पर क्या हुआ। तो चीज़ें देखिए हमेशा उस तरीके से होती है, और जैसे आपने जो जिक्र जिस चीज़ का किया तो उस तरीके से होता था। लेकिन अब वो देखिए, अब ये मतलब कि अब रिकॉर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे रोल्स में तो सब नाम लिखे हुए हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए उनको जैसे खोल दिया और बाद में बाहर आकर करके चले गए, और उस तरीके से किसी पे नाम या इल्ज़ाम लगाने की बातचीत हो नहीं सकती। लेकिन लोकल जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि जैसे कहीं पर कोई मंडल है और उसका जैसे कि नाम जो है काफ़ी वहाँ पर एक तरह से मतलब मशहूर दूसरे तरीके दूसरे एंगल में है, तो उससे वहाँ के लोग डर के मारे बोला चाहे जो मर्जी, हम लोग यहाँ पर बैठ के बंद स्टूडियो में जो मर्जी करें, लेकिन किसी जगह पे जाकर जैसे कि अब नोएडा की बात करें तो वहाँ पर जैसे कि मतलब किसी सेक्टर में अगर कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है उसका वहाँ पर मतलब कि जोर चलता है, तो वो अपने तरीके से अगर बोलेगा तो कोई भी चाहे अंदर जाके कुछ करके आ जाए बूथ के अंदर, लेकिन बाहर उसमें ये बोले कि हाँ भैया जैसे आप बोल रहे हैं वैसे करने का काम करेंगे। तो उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से पूरी बिगड़ी हुई थी, उसी को सुधारने के लिए डीजीपी को चेंज जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने अपने तरीके से पूरा उसको देख करके किया था, और उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने काम किया था। ऊपर से जैसे अभी जुडिशियल ऑफिसर्स जो थे तो वो भी देखिए उसी चीज़ को सुधारने, एसआईआर जो थी तो उसकी व्यवस्था करीब 60 लाख के आसपास आपत्तियाँ उसमें आई थी, जिसमें 47 लाख जो थे उनको दुरुस्त कर दिया गया था। मात्र मतलब कुछ एक चुनिंदा जैसे बचे हुए थे तो उनको भी करने का, और उसमें ममता जी उसमें सिंपैथी लेने काम कर रही थी कि पूरे महीने जैसे कि 2 चरण में चुनाव तो उससे पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और उसमें करके बताया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 7 तारीख से पहले कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए बार बार इंस्टिगेट करने का, और जैसे अब तो नाम भी आ चुका है कि एआईएम के जो है उन्होंने करने, थोड़ा समझिएगा। और उसमें दूसरी बात देखिए पूरे तरीके से है मतलब अराजक तत्व जो है अपने तरीके से, और जो टीएमसी के लोग हैं अपने तरीके, और अभी भी जैसे ममता जी का मतलब वहाँ पर है जमीन पर उतर के आप देखें तो बीजेपी के लोगों को सिर्फ नहीं, कांग्रेस के जो लोग हैं उनको भी धमकाने का काम, और पार्टी जो है उनके कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम, और बाहर से जो लोग जैसे बड़ी पार्टी जो है उनके लोग उस टाइम चुनाव के समय पर प्रचार करने के लिए आते हैं उनको भी धमकाने का काम। तो उस तरीके से पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी बिगड़ी।